हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम फिर से जो है देखते हैं म्यूचुअल फंड के बारे में। इस म्यूचुअल फंड के सीरीज में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो आई होप कि आपने अभी तक म्यूचुअल फंड के बारे में काफ़ी कुछ समझा होगा, सीखा होगा। तो आज हम इसी तरह समझेंगे कि टाइप ऑफ इक्विटी फंड, जैसा हमने पिछले वीडियो में सीखा था कि टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड, वैसे ही आज हम सीखने वाले हैं। तो हमने जब टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड देख रहे थे तो वहाँ पे हमने देखा कि जो म्यूचुअल फंड होता है वो तीन टाइप का होता है, राइट। उसमें पहला था आपका इक्विटी फंड था, दूसरा आपका डेब्ट फंड था और तीसरा आपका हाइब्रिड था। तो इस तरह से हमने देखा तीन टाइप के म्यूचुअल फंड होते हैं। तो जब बात आती है कि भाई हमें म्यूचुअल फंड में पैसा लगाना है, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टिंग करना है, तो हमें कहाँ करना चाहिए? क्या हमें इक्विटी में करना चाहिए, डेब्ट में करना चाहिए या हाइब्रिड में करना चाहिए? तो ये चीज़ें हम आगे समझेंगे। लेकिन सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि इक्विटी फंड क्या होता है और कौन कौन से टाइप होते हैं इक्विटी फंड के। तो पहले हम ये अगर समझ ले तो हमारा काम आसान हो सकता है। तो अगर अब आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी जो भी नई वीडियो आए वो आपको आसानी से मिल जाए। सो चलिए समझते हैं, देखते हैं। तो मैंने म्यूचुअल फंड की जो सारी सीरीज की वीडियोज है वो मैंने एक प्लेलिस्ट में डाल दिया है, या हमारा जो ऐप है गोल्डन शेयर मार्केट एकेडमी का वहाँ पे डाल दिया है। तो आप फ्री में पूरे म्यूचुअल फंड के वीडियोज आप देख सकते हो। तो टाइप ऑफ इक्विटी फंड, टाइप ऑफ इक्विटी फंड। सो इक्विटी फंड मतलब क्या होता है कि यदि जो फंड मैनेजर अगर सभी पैसे को शेयर्स में इन्वेस्ट करता है तो उसे हम इक्विटी फंड बोलते हैं। यानी जैसे हमने समझा था पिछले वीडियो में कि इक्विटी फंड यानी कि जो पैसा आ रहा है फंड मैनेजर के पास, एएमसी के पास, उसमें से मैक्सिमम पैसा कहाँ इन्वेस्ट किया जाएगा? इक्विटी यानी कि शेयर्स में इन्वेस्ट किया जाएगा। इसी तरह से अगर जो है डेब्ट फंड है तो वो पैसा, मैक्सिमम पैसा जो है डेब्ट में इन्वेस्ट किया जाएगा, यानी कंपनियों को कर्जा दिया जाएगा। और हाइब्रिड है तो इन दोनों मिक्स रहेगा, राइट। तो इसी तरह से यानी कि अगर आपने कोई इक्विटी फंड में इन्वेस्ट किया है तो वो सारा का सारा पैसा जो है वो किसी न किसी कंपनियों में इन्वेस्ट किया जाएगा, शेयर्स में इन्वेस्ट किया जाएगा। अब देखो, अगर आपका पैसा कंपनी में शेयर्स में इन्वेस्ट किया जा रहा है तो भाई जाहिर सी बात है कि वो रिस्की है, क्योंकि अगर वो कंपनी डूबी तो आपका पैसा डूब सकता है, राइट। यानी कि अगर फंड मैनेजर इक्विटी में यानी शेयर्स में यानी कंपनियों में इन्वेस्ट कर रहा है तो उसे बहुत ही सावधानी से, बहुत एनालिसिस करके अच्छी कंपनी पहचान के इन्वेस्ट करना पड़ेगा। उसे डाइवर्सिफिकेशन करना पड़ेगा कि भाई किसी 2 4 10 कंपनियों में ना करे, मल्टीपल कंपनियां, मल्टीपल सेक्टर्स में इन्वेस्ट करे, राइट। ये चीज़ें फंड मैनेजर ध्यान देता है या देखता है, तो इसलिए आपका पैसा जो है ऑलमोस्ट सेफ रहता है और ग्रोथ करता रहता है। अब इसके लिए सेबी के द्वारा जो है काफ़ी रूल्स रेगुलेशन होते हैं। जब कोई फंड मैनेजर जो है इन्वेस्ट करता है आपके पैसे को शेयर्स में तो उन रूल्स एंड रेगुलेशंस को एएमसी फॉलो करते हुए इन्वेस्ट करती है। तो टाइप ऑफ इक्विटी फंड कौन कौन से होते हैं ये हम सबसे पहले जो है देख लेते हैं यहाँ पे। तो एक मैं इमेज दिखाता हूँ और यहाँ पे हम, आप चाहे तो लिख सकते हो ये चीज़ें कि टाइप ऑफ इक्विटी म्यूचुअल फंड कौन कौन से है। तो सबसे पहले आप लिख सकते हो लार्ज कैप फंड, उसके बाद आप लिखो मिड कैप फंड, उसके बाद लिखो स्मॉल कैप फंड, फिर यहाँ पे आप लिखो मल्टी कैप फंड लिख सकते हो, डाइवर्सिफाइड को छोड़कर। तो लार्ज कैप पहला हो गया, दूसरा हो गया मिड कैप फंड, तीसरा हो गया स्मॉल कैप फंड और चौथा हो गया मल्टी कैप फंड। और उसके बाद फिर पांचवा होता है लार्ज एंड मिड कैप फंड होता है, राइट। तो इस तरह से ये हो गए टोटल पहले तो 5 फंड। तो पहले हम इन 5 फंड्स के बारे में समझ लेते हैं। तो लार्ज कैप मतलब क्या होता है? लार्ज कैप मतलब कि ऐसी कंपनियां, ऐसे शेयर्स बोल सकते हैं या कंपनियां बोल सकते हैं जो बड़ी साइज की कंपनी हो, जैसे ब्लू चिप कंपनियां उनको बोलते हैं, जैसे कि रिलायंस ले लो, एचडीएफसी ले लो, राइट, टीसीएस ले लो, इन्फोसिस ले लो, विप्रो ले लो। यानी खासकर जो निफ्टी 50 में कंपनियां आती हैं, निफ्टी 50 के अंदर जो 50 कंपनियां होती हैं बाजार की टॉप 50 कंपनियां, ये लार्ज कैप में आते हैं, इन्हें ब्लू चिप कंपनियां बोलते हैं। या इवन जो निफ्टी 100 में आते हैं टॉप 100 कंपनियां, वो भी लार्ज कैप में आते हैं। यानी कि जो सबसे बड़ी कंपनियां हैं मार्केट कैपिटल वाइज, वो जो है लार्ज कैप कंपनी में आते हैं। अब लार्ज कैप कंपनियों को अलग से क्यों रखा गया है, इन्हें लार्ज कैप क्यों
बताया गया या एक ग्रुप क्यों बनाया गया, ताकि आपको पता हो कि आप जो है बड़ी कंपनियों में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो, राइट। जैसे रिलायंस, अभी रिलायंस लार्ज कैप कंपनी, लार्ज कैप में आती है कंपनी, तो हमें पहले ही पता है कि भैया ये लार्ज कैप की कंपनी सेफ है, क्योंकि जो कंपनी बड़ी होती है वो कंपनी एक तरीके से सेफ होती है कि वेल सेट कंपनी है, काफ़ी सालों से उनका बिजनेस चल रहा है, बिजनेस सेट है उनका, जो बिजनेस यानी सेल्स इनकम वगैरह सारी चीज़ें सेट है। अगर कुछ प्रॉब्लम भी आता है तो जल्दी कंपनी डूबेगी नहीं, जल्दी कंपनी बंद नहीं होगी। तो लार्ज कैप मतलब बोलेंगे तो ये सेफ होता है। अगर आप लार्ज कैप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो तो इसका मतलब आपका पैसा ऑलमोस्ट सेफ है। बस अगर हम बात करें ग्रोथ के मामले में, देखो सेफ तो हो गए कि आपका पैसा सेफ तो है, लेकिन अगर हम ग्रोथ के मामले में बात करें तो यहाँ पे आपका ग्रोथ भी थोड़ा स्लो होता है। क्यों, ऐसा क्यों? क्योंकि कोई लार्ज कैप कंपनी है तो पहले ही ग्रो कर चुका है, वो बड़ी बन चुकी है, राइट। वो अपने प्रोडक्ट हर जगह बेच रहा है, तो फिर वहां पे क्या होगा कि उनका जो ग्रोथ होता है वो कंस्टेंट हो जाता है, कि उनका ग्रोथ एक उनका जो सेल्स है, उनका जो बिजनेस है नॉर्मली एक पैरेलल चलने लगता है, तो वहां पे ज़्यादा उतार चढ़ाव नहीं आता है, तो इसीलिए आपको रिस्क भी नहीं होता है और आपका जो रिटर्न है वो भी एक धीरे धीरे करके बढ़ता रहता है। तो अगर आप सेफ्टी चाहते हो अपने पैसे का तो हमेशा लार्ज कैप में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। दूसरा आते हैं मिड कैप फंड, यानी कि इस फंड में जो पैसा है, म्यूचुअल फंड के जो भी पैसे हैं वो मिड कैप टाइप की कंपनियों में इन्वेस्ट किया जाएगा, यानी जो लार्ज कैप को छोड़ दिया जाए तो जो उनसी छोटी कंपनियां हैं उन्हें जो है मिड कैप में इन्वेस्ट किया जाएगा, राइट। उस मिड कैप कंपनी में इन्वेस्ट किया जाएगा, यानी कि जो कंपनियां अभी धीरे धीरे सेट हो चुकी हैं, पूरी तरह से नहीं हुई लेकिन सेट होने के कगार पे, छोटे से बड़े लेवल पे आ चुकी हैं, राइट, तो वो मिड कैप कंपनी में आती है। इनका एक मार्केट कैपिटल का एक रूल्स भी है कि जो जिनका मार्केट कैपिटल अगर 20,000 करोड़ से ज़्यादा है वो लार्ज कैप में आते हैं, जिनका 20,000 करोड़ से कम है लेकिन 5,000 करोड़ से ज़्यादा है तो मिड कैप में आते हैं। और जो कंपनियां छोटी मोटी होती हैं, जो अभी तक सेट नहीं हुई है, उन्हें हम बोलते हैं स्मॉल कैप कंपनी, राइट। यानी स्मॉल कैप मतलब जो कंपनियां अभी तक बिजनेस स्टार्ट किया है, या समझो एक तरीके से अभी तक पूरी तरह सेट नहीं हुआ, कुछ भी हो सकता है, उनका बिजनेस सडनली बहुत बढ़ भी सकता है और ख़त्म भी हो सकता है। यानी कि यहाँ पे क्या होता है, स्मॉल कैप में क्या होता है, हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड, यानी कि अगर कंपनी डूब गई तो आपका पैसा डूब भी सकता है, लेकिन अगर कंपनी ग्रो कर गई तो आपका पैसा बहुत ग्रो कर सकता है। तो ये होते स्मॉल कैप कंपनी। तो इस तरह से ये तीन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आपको समझने के लिए, लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप। अगर ये तीन समझ गए तो बाकी की चीज़ें आसान हो जाता है। तो जब भी आप इवन शेयर्स में भी जब इन्वेस्ट करना चाहते हो तो वहाँ पे भी तीन तरह की कंपनियाँ होती है, लार्ज कैप कंपनी, मिड कैप कंपनी और स्मॉल कैप कंपनी। तो उस समय आपको जब भी अगर आप चाहते हो कि मेरे साथ कुछ भी गड़बड़ ना हो, मेरा रिस्क जीरो रहे, तो हमेशा लार्ज कैप या थोड़ा रिस्क ले सकते हैं तो मिड कैप में इन्वेस्ट करना चाहिए। लेकिन अगर हम अग्रेसिव इन्वेस्टर है कि हमें रिस्क ले सकते हैं लेकिन प्रॉफिट ज़्यादा चाहिए तो हम लार्ज कैप, स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करते हैं, राइट। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप क्या होता है। इस तरह से इसको चाहो तो आप लिख के रख सकते हो। अब इसी तरह से मल्टी कैप मतलब क्या होता है कि इन तीनों में इन्वेस्ट किया जाएगा। समझो अगर आपने एक 10,000 रुपये इन्वेस्ट कर दिया म्यूचुअल फंड में, तो वो पैसा इन तीनों तरह के कंपनियों में डिवाइड कर दिया जाएगा, राइट। ये होता है मल्टी कैप। जैसे अगर आप चाहते हो भाई आपका पैसा सेफ भी रहे और प्रॉफिट भी ज़्यादा आए, तो आप मल्टी कैप को प्रिफर कर सकते हो कि यहाँ पे आपका पैसा थोड़ा लार्ज कैप में जाएगा, थोड़ा मिड कैप में जाएगा और थोड़ा स्मॉल कैप में जाएगा। तो इस तरह से तीनों तरह के कंपनियों में डिवाइड हो जाएगा, राइट। तो इन एक एक लेने की बजाय आप मल्टी कैप को प्रेफरेंस दे सकते हैं हम। अब नेक्स्ट आता है लार्ज एंड मिड कैप। तो अगेन जो है ये लार्ज और प्लस को इन दोनों तरह की कंपनियों में अगर कोई फंड मैनेजर इन्वेस्ट करता है तो, या कोई स्कीम है लार्ज एंड मिड कैप, तो इसका मतलब उसमें जो पैसा है वो लार्ज और मिड दोनों तरह के कंपनियों में इन्वेस्ट किया जाएगा। तो ये आपको जो ये पांच है ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो जो है आप मुझे बता दो जल्दी से कमेंट करके समझ में आ गया है, तो ताकि हमें पता चले कि जो मैं सिखा रहा हूँ आपको चीज़ें क्लियर हो रहा है। तो ये क्लियर हो गया। अब इसी तरह देखो, जैसे अगर हम इक्विटी मार्केट की बात करें तो ये जो लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप की जो कंपनियां होती हैं, अगर मैं आपको वेबसाइट पे आके एनएससी की वेबसाइट पे जाके दिखाऊं कि भाई किस तरह की कंपनियां होती हैं, कौन कौन सी कंपनी है,
लार्ज कैप, मिड कैप। तो देखो मैं एनएससी की वेबसाइट पे आ गया हूँ, इक्विटी एंड एसएमई मार्केट में आ जाता हूँ। तो यहाँ पे आप देखो जैसे अब ये निफ्टी 50 है, तो इसके अंदर जो ये कंपनियां आ रही हैं ये सब लार्ज कैप कंपनियां, ये सब ब्लू चिप कंपनियां हैं, लार्ज कैप कंपनियां हैं। अब इसी तरह से अब यहाँ पे आप देखोगे, थोड़ा नीचे आते हैं तो यहाँ पे देखो ये मिड कैप 100 लिखा है। तो मिड कैप 100 लिखा है मतलब ये सब मिड कैप की कंपनियां हैं, राइट। तो मिड कैप के बाद अगर आप देखोगे तो यही स्मॉल कैप, यहाँ देखो यहाँ पे लिखा है स्मॉल कैप 100, तो ये स्मॉल कैप की टॉप 100 कंपनियां हैं। तो इस तरह से जो भी कंपनियां हैं मार्केट के अंदर 2,500-3,000 या 5,000, उन सभी को अलग अलग मार्केट कैपिटल वाइज उनको डिवाइड किया गया है, लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप। उसी हिसाब से फिर जो फंड मैनेजर है, जो जिस म्यूचुअल फंड में आप पैसा लगाते हो वो वहाँ पे इन्वेस्ट करता है। जैसे अब यहाँ पे देखो हम स्टॉक एज के वेबसाइट पे आ जाते हैं, तब देखो यहाँ पे भी आपका दिया हुआ है म्यूचुअल फंड क्लासेस। तो इक्विटी के अंदर आ गए तो हम लार्ज कैप फंड देखो, तो यहाँ लार्ज कैप फंड के अंदर अगर हम क्लिक करते हैं तो कौन कौन से फंड है हम एक बार चलो क्लिक करके देख लेते हैं। चलो क्लिक कर देता हूँ, तब देखो यहाँ पे आपके जो है आ गए यहाँ पे। तो पहला है देखो क्वांट लार्ज कैप फंड, राइट। तो अभी ये क्वांट कौन है, तो क्वांट एएमसी है, असेट मैनेजमेंट कंपनी है, और वो लार्ज कैप फंड लिखा है, यानी कि जो भी आप पैसा इन्वेस्ट करोगे वो जो है आपका बड़ी बड़ी कंपनियों में इन्वेस्टमेंट होगा। अच्छा कहाँ कहाँ इन्वेस्ट होगा, क्या ये भी देख सकते हैं क्या, तो ज़रूर देख सकते हैं। चलो यहाँ पे क्लिक करके एक बार देखते हैं हम यहाँ पे कि यहाँ पे देखो ये होल्डिंग्स में आ गए। तो होल्डिंग्स में आ गए तो यहाँ पे देखो 3 तरह की कंपनियों में पैसा आपका इन्वेस्ट हो रहा है। डोमेस्टिक इक्विटीज, डेरिवेटिव फ्यूचर्स वगैरह ये सब छोड़ दो, तो ये डोमेस्टिक इक्विटीज़ पे हम क्लिक करते हैं। सो ओके, इसके अंदर आई थिंक हाँ यहाँ पे देखो अभी आ गया। तो देखो यहाँ पे भी कौन कौन सी कंपनी है, आईसीआईसीआई बैंक। अब देखो यहाँ नीचे लिखा भी है लार्ज कैप, उसका मदरसन सोमी, फिर अदानी ग्रीन एनर्जी, अदानी इंटरप्राइजेज, फिर रिलायंस इंडस्ट्री, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल, कपारी ग्लोबल कैपिटल, एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स, अदानी एनर्जी सॉल्यूशन, कोटक महिंद्रा, भारतीय। तो इस तरह से इन्होंने जहाँ जहाँ इन्वेस्ट किया है और कितना परसेंट होल्डिंग है उन कंपनियों में, तो ये भी चीज़ें आपको यहाँ से दिख जाएगा। तो यानी अब देख सकते हो आईसीआईसीआई बैंक में सबसे ज़्यादा इन्वेस्ट किया है, मदरसन सोमी में सबसे ज़्यादा इन्वेस्ट किया है, अदानी ग्रीन एनर्जी में सबसे ज़्यादा इन्वेस्ट किया है, राइट, अदानी इंटरप्राइजेस में इन्वेस्ट किया है, रिलायंस में इन्वेस्ट किया है। इन कंपनियों में इन्होंने जो है इन्वेस्ट किया, और कितने शेयर्स लिए हैं वो भी यहाँ आपको दिख जाएंगे कि उस कंपनी के कितने शेयर्स लिए हैं, और उसके बाद उन्होंने कितना चेंज किया है, क्या चेंज हुआ है, मार्केट वैल्यू कितना है उसका, जो है उन्होंने जो इन्वेस्ट किया 274 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किया है। तो इस तरह से डिटेल्स आपको इसके अंदर आ जाता है। तो ये भी आप देख सकते हो कि उस म्यूचुअल फंड ने कहाँ कहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। इसी तरह से आप नीचे आओगे तो बैंक ऑफ इंडिया लार्ज कैप फंड, इन्वेस्को इंडिया लार्ज कैप फंड, निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लार्ज कैप फंड, डीएसपी लार्ज कैप फंड, डब्ल्यूओसी लार्ज कैप फंड, बड़ौदा पीएनबी परिभाष लार्ज कैप फंड, बंधन लार्ज कैप फंड, जेएम लार्ज कैप फंड, टॉरस लैब, टाटा लार्ज कैप फंड। इस तरह से अलग हर एक एएमसी, हर एक म्यूचुअल फंड कंपनी का लार्ज कैप फंड होता है। तो आप यहाँ देख सकते हो कितने सारे लार्ज कैप फंड यहाँ पे आपको सामने दिख रहे हैं, राइट। तो ये हो गया आपके लार्ज कैप फंड। अब इसी तरह से अगर हम यहाँ पे देखो मिड कैप फंड में क्लिक करते हैं तो यहाँ मिड कैप भी आ जाएगी। इस तरह से देखो HSBC मिड कैप फंड, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल मिड कैप फंड। तो चलो एक आध पे हम क्लिक कर लेते हैं कि भाई यहाँ पे कौन कौन सी कंपनी में इन्होंने इन्वेस्ट किया है। देखो BSE में इन्वेस्ट किया है, वेरनोवा में इन्वेस्ट किया है, नायका में इन्वेस्ट किया है, हिटाची में इन्वेस्ट किया है, ग्रो में इन्वेस्ट किया है। तो इस तरह से जो है ये कंपनियां आ गई जिसमें उन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ है, राइट। तो ये हो गया आपका मिड कैप फंड, राइट। इसी तरह से अगर स्मॉल कैप में जाए तो ये आपके हो गए स्मॉल कैप फंड, राइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक बंधन स्मॉल कैप फंड, ITI स्मॉल कैप फंड। तो बंधन में चले जाएंगे तो यहाँ पे आपको हम होल्डिंग्स में चले जाएंगे और इक्विटी में चले जाएंगे तो देख सकते हो REC में इन्वेस्ट किया है, शोभा में इन्वेस्ट किया है, LT फूड में इन्वेस्ट किया है। तो ये सब स्मॉल कैप कंपनियों में इन्वेस्ट किया। अब क्या इन्होंने किसी एक कंपनी में इन्वेस्ट किया है क्या? नहीं,
कम से कम कुछ नहीं तो हो सकता है 50 कंपनियां 80 कंपनियां हो सकती है। समझो आपने 1,000 रुपये किसी स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्ट किया, तो 1,000 रुपये आपका किसी एक कंपनी में इन्वेस्टमेंट नहीं होता है, आपका पूरा पैसा इन 50 कंपनियों में इन्वेस्ट होता है। तो आपको क्या लगता है ये 50 कंपनियां सभी के साथ डूब जाएंगे क्या? नहीं, राइट। तो इसलिए आपका पैसा जो होता है वो सेफ रहता है। नॉर्मली म्यूचुअल फंड में देखा जाए तो फिर रिस्क का जो है बहुत कम हो जाता है या खत्म हो जाता है, क्योंकि आपका पैसा किसी एक फंड में इन्वेस्ट नहीं किया जाता है। तो इस तरह से ये हो गए आपके 3 तरह के फंड, कौन कौन से? लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, और उसके बाद जैसे बताया मल्टी कैप फंड यानी मिक्स इन्वेस्ट किया जाएगा, और लार्ज एंड मिड कैप यानी कि दोनों में मिला के इन्वेस्ट किया जाएगा। तो अब आपको डिसाइड करना है कि आप किस तरह का जो है क्या चाहते हैं अपने फंड से। जल्दी रिटर्न चाहते हैं, ज़्यादा रिटर्न चाहते हैं, सेफ्टी चाहते हैं, क्या चाहते हैं, उसी हिसाब से इन फंड्स की सिलेक्शन आप करेंगे। तो आप कमेंट करके जरूर बताना कि आप किस तरह का फंड में इन्वेस्ट किए हैं या इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो नेक्स्ट आते हैं यहाँ पे, नेक्स्ट 6ठे नंबर का जो फंड है वो है थीमेटिक या सेक्टोरियल फंड, यानी कि जैसे सेक्टर वाइज फंड। जैसे समझो अगर कोई फंड है कि कोई एक सेक्टर में इन्वेस्ट कर रहा है, जैसे कि आईटी में इन्वेस्ट कर रहा है, या बैंकिंग में इन्वेस्ट कर रहा है, या फिर फार्मा में इन्वेस्ट कर रहा है, तो वो हो गया आपका सेक्टोरियल फंड। या थीमेटिक फंड भी इसी तरह से हो गया कि जैसे ग्लोबल मार्केट में इन्वेस्ट किया जा रहा है, तो इस तरह से ये हो जाता है आपका क्या कि सेक्टोरियल फंड। चलो इसमें भी देख लेते हैं हम कोई फंड यहाँ पे। तो देखो ये हम आगे नीचे, पहला हमारा हो गया लार्ज कैप फंड, दूसरा हो गया मिड कैप फंड, तीसरा स्मॉल कैप, फिर लार्ज एंड मिड कैप फंड हो गया, और फिर यहाँ हमारा मल्टी कैप फंड हो गया। तो अगर आप फंड के नाम जानना चाहते हो तो इन सब पे क्लिक करते जाओ और आप एक एक फंड आप देख सकते हो। देखो जितना आप सोच समझ कर सीख के इन्वेस्ट करोगे उतना ही अच्छा आप मार्केट से रिटर्न निकाल पाओगे। उसके बाद यहाँ पर हम जो नीचे चलते हैं तो हम यहाँ देखेंगे, ये अब यहाँ देख लो ये दिया है आपका सेक्टर फंड। तो सेक्टर फंड में जैसे आप देखो ये ऑटो का है, बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विस है, कंजम्पशन है, एनर्जी पावर है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, फार्मा एंड हेल्थ है, सर्विस इंडस्ट्री है, टेक्नोलॉजी है। तो अगर मैं यहाँ पे चलो कोई ऑटो वाले फंड में चला जाता हूँ, तो ऑटो फंड में चला गया, तो देखो यहाँ पे SBI ऑटोमेटिव अपॉर्चुनिटी फंड है। तो यानी कि इसके अंदर अगर आप चले जाओगे तो जो आपकी इन्वेस्टमेंट होगी वो ऑटोमोबाइल कंपनियों से जुड़े हुए फंड में होगा, शेयर्स में होगा। जैसे देखो महिंद्रा एंड महिंद्रा में इन्वेस्टमेंट है, आइसर मोटर में है, मारुति सुजुकी में है, TVS मोटर में है, राइट, सोना, BMW, भारत फोर्ज। तो यानी जो भी गाड़ी बनाने वाली कंपनियां होंगी उन्हीं में आपका पैसा इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। इसी तरह से मान चलो अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर में चले गए तो यहाँ पे जैसे कि LIC म्यूचुअल फंड इंफ्रा फंड हो गया, DSP इंडिया टाइगर फंड हो गया, बैंक ऑफ इंडिया MFGN इंफ्रा फंड हो गया। तो इस तरह से ये सारे जो है इंफ्रा यानी कि जो कंस्ट्रक्शन वाली कंपनियां होती हैं वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेंगे आपका पैसा। तो ये आप जाके एक एक करके आप देख सकते हो, राइट। इसी तरह नीचे यहाँ पे आप थीमेटिक भी दिया हुआ है, जैसे कि ग्लोबल फंड्स हो गए, राइट, कुछ ग्लोबल तरीके के फंड होते हैं वहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया जाता है। तो ये हो गए आपके कौन से थीमेटिक और सेक्टोरियल फंड। इसको आप लिख लो कि इस तरह के फंड में जो है पर्टिकुलर एक एक सेक्टर में इन्वेस्ट किया जाता है। अब आप जब म्यूचुअल फंड की सिलेक्शन करने जाओगे तो वहाँ पे लिखा होगा कि ये फार्मा फंड है, ऑटो फंड है, किस तरह का फंड है, उसे हम सेक्टोरियल या थीमेटिक फंड बोलते हैं। अब इसी तरह से नेक्स्ट है आपका फोकस्ड इक्विटी फंड। अब ये क्या होता है, फोकस्ड इक्विटी फंड क्या होता है, यानी कि इस तरह के फंड में पर्टिकुलर जो फंड मैनेजर होता है वो फोकस करता है कुछ लिमिटेड कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए। वो किसी भी कर सकता है, जैसे उसने कोई टॉप 30 कंपनियां सिलेक्ट किया तो इसमें लगभग मैक्सिमम 30 कंपनियां ही लिया जाता है। जैसे नॉर्मली बाकी म्यूचुअल फंड में वो 40, 50, 100 कंपनी में इन्वेस्ट कर सकता है, लेकिन इसमें जो है मैक्सिमम 30 कंपनियां सेलेक्ट किया जाता है। लेकिन वो फोकस करता है कि यार ये 30 कंपनियां अच्छा परफॉर्म करेंगे। जैसे अगर उसे लग रहा है मान लो कि अभी इस 1 आध साल के अंदर IT अच्छा परफॉर्म करेगा या बैंकिंग अच्छा परफॉर्म करेगा, तो उन्हीं से ऐसे 30 कंपनियों को सिलेक्ट करेगा और उन्हीं में पैसे इन्वेस्ट करेगा। यानी बहुत ज़्यादा कंपनियों में नहीं करेगा और ऐसे ही किधर भी नहीं करेगा। वो फोकस करेगा कि कौन सा कंपनी अभी आगे अच्छा परफॉर्म करने वाला है, उन टाइप उस तरह के फंड्स में इन्वेस्ट करेगा। तो चलो हम देख लेते हैं कि कोई फोकस्ड फंड है क्या हमारे पास अभी स्टॉक के इसमें। तो हाँ, यहाँ पे देखो फोकस्ड फंड है, क्लिक कर देते हैं। तो ये देखो यहाँ पे इन्वेस्को इंडिया फोकस्ड फंड है, राइट। उसके बाद जो है ICICI प्रूडेंशियल फोकस्ड फंड है, क्लिक कर देते हैं। तो इसके अंदर हम होल्डिंग्स में आ जाते हैं।
तो कहाँ का इन्वेस्ट किया, जैसे आईसीआईसीआई बैंक में किया, एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक, इन्फोसिस, यानी कि ये फोकस करके कुछ लिमिटेड कंपनियों में ही इन्वेस्ट किया गया। यानी इस फंड मैनेजर को, जो भी आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का फंड मैनेजर होगा, उन्हें लगता है कि यही कंपनियां हैं जो अभी ग्रो करने वाली है, इसलिए उन्होंने फोकस करके इन्हीं कंपनियों में इन्वेस्ट किया हुआ है। तो ये हो गया आपके फोकस्ड फंड हो गए। अब इसी तरह से नेक्स्ट हम चलते हैं आगे। नेक्स्ट है हमारा कॉन्ट्रा इक्विटी फंड। तो ये देखो, ये कॉन्ट्रा इक्विटी फंड है ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यानी कि कॉन्ट्रा फंड क्या होता है, तो जैसे कि वॉरेन बफेट का स्टाइल है कि जब मार्केट गिर रहा हो, लोग डरे हो, जब मार्केट में लोग बिकवाली कर रहे हो, जैसे कोरोना का टाइम हो गया, या ऐसे समय आते रहते हैं कि जब मार्केट तेजी से नीचे गिरता है तो लोग डर के मारे बेचते हैं कि यार मार्केट अभी क्रैश हो जाएगा, मार्केट खत्म हो जाएगा, रिसेशन आएगा वगैरह वगैरह। तो उस टाइम पे जो है आप अगर इन्वेस्ट करते हो तो आपको सबसे ज़्यादा रिटर्न मिलेगा, क्योंकि आप सस्ते में चीज़ें खरीद रहे हो। तो कॉन्ट्रा फंड का कॉन्सेप्ट वही है कि यहाँ पे जब मार्केट, कोई भी सेक्टर या कोई भी कंपनी, कोई चीज़ अगर गिर रही हो लेकिन वो अच्छी कंपनी है, तब उस टाइम पे कॉन्ट्रा फंड का जो मैनेजर है उन कंपनियों में इन्वेस्ट करता है। यानी कि ये अपोजिट डायरेक्शन में इन्वेस्ट करता है। अगर मार्केट गिर रहा है तब ये एक्टिव होगा कॉन्ट्रा फंड का मैनेजर और मार्केट में इन्वेस्ट करेगा। या कोई सेक्टर गिर रहा है, जैसे अभी आईटी देखो इस समय गिरा हुआ है, राइट ना, तो आईटी में इन्वेस्ट करेगा। तो कॉन्ट्रा इक्विटी फंड में के अंदर जो है, जो कंपनियां गिर रही होती है, लोग बेच रहे होते हैं, उनमें इन्वेस्ट किया जाता है। और ये बेसिकली वॉरेन बफेट का स्टाइल है इन्वेस्टिंग का, कि जब लोग मार्केट में बिकवाली कर रहे हो तब खरीदो, जब मार्केट बनना शुरू हो जाएगा तब जब सबसे ज़्यादा प्रॉफिट आपको ही होगा। तो इसे बोलते हैं कॉन्ट्रा फंड, राइट। तो अगर अब इसमें देखो, कॉन्ट्रा फंड में क्या होता है कि भाई मार्केट, इसमें रिटर्न थोड़ा आराम से आता है। जैसे अगर मान लो मार्केट गिर रहा है, इसमें इन्वेस्ट किया जा रहा है, मार्केट कब तक गिरेगा, कहाँ तक गिरेगा, कोई नहीं जानता, राइट ना। लेकिन ये तो पता है कि भाई एक दिन इसमें फिर से तेजी आएगी। तो इसमें थोड़ा पेशेंस रखना पड़ता है। यानी इसके अंदर वही इन्वेस्टर को इन्वेस्ट करना चाहिए जिनके अंदर टाइम है, पेशेंस है, रुक सकते हैं, तो उन्हें अच्छा खासा प्रॉफिट कॉन्ट्रा फंड के अंदर जो है रिटर्न मिल सकता है। तो कॉन्ट्रा फंड मार्केट के अपोजिट डायरेक्शन में इन्वेस्ट करता है, जब लोग बेच रहे होते हैं तब यहाँ पे गिरते हुए बाजार में इन्वेस्ट किया जाता है। तो ये हो गया कॉन्ट्रा फंड। अब यहाँ पे हम अगर देखेंगे तो कॉन्ट्रा फंड कौन कौन से, चलो हम देख लेते हैं एक बार। सो कॉन्ट्रा फंड है क्या इसके अंदर, हाँ यहाँ पे है कॉन्ट्रा फंड, क्लिक करते हैं तो कुछ ही कॉन्ट्रा फंड है, जैसे कि कोटेक कॉन्ट्रा फंड है, इन्वेस्को इंडिया को कॉन्ट्रा फंड है, एसबीआई कॉन्ट्रा फंड है। तो यहाँ पे चलो इन्वेस्को को हम चले जाते हैं और यहाँ पे देख लेते हैं कि इस समय कहाँ कहाँ इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है। जैसे एल&टी में इन्वेस्टमेंट है, आईसीआईसीआई में है, एक्सिस में है, एचडीएफसी में है, रिलायंस में है, महिंद्रा, इन्फोसिस, तो इन सब में अभी जो है इन्वेस्टमेंट इस समय कंपनी ने किया हुआ है। तो ये हो गया आपका कॉन्ट्रा फंड हो गया। नेक्स्ट आते हैं हम वैल्यू फंड। वैल्यू फंड भी एक तरीके से कॉन्ट्रा फंड की तरह ही है, लेकिन बस वैल्यू फंड में ऐसा नहीं है कि मार्केट जब गिर रहा हो तभी इन्वेस्टमेंट करेगा। वैल्यू फंड में क्या होता है, फंड मैनेजर अच्छी और सस्ती कंपनियां ढूंढता है। यानी कोई बहुत, मान लो अच्छी कंपनी है, उस कंपनी का जो प्रॉफिट है वो बहुत अच्छा है, कंपनी का बिजनेस अच्छा है, सब अच्छा है, और लेकिन अभी उसका शेयर्स की प्राइस बहुत सस्ती है, यानी उसकी जो वैल्यूएशन है, उसकी शेयर्स की वैल्यू है वो बहुत सस्ती मिल रही है, तो वैसी कंपनियों में इन्वेस्ट करता है। तो जब आप वैल्यू फंड में इन्वेस्ट करते हो तो वहां पे क्या होता है कि हो सकता है टाइम लग जाए उस चीज को बढ़ने के लिए, राइट, क्योंकि भाई सस्ता है, कब बढ़ेगा पता नहीं। तो सेम कॉन्ट्रा फंड की तरह यहाँ भी पेशेंस रखना होता है, लेकिन एक अच्छी चीज होती है कि आप भाई सस्ते चीजों में इन्वेस्ट किए हो, राइट ना, यानी महंगा चीज नहीं है कि कोई बाजार क्रैश हुआ तो गिर जाएगा, सस्ते चीज़ों में इन्वेस्ट किए हो। तो इसका वैल्यू फंड के फंड मैनेजर का काम होता है कि अच्छी चीज़ें सस्ता ढूंढ के इन्वेस्ट करने का। तो उस समय आपको चीज़ें सस्ता खरीदता है, और जब भाई उसका समय आता है, जब उसमें ट्रिगर हो जाता है मार्केट, उसके प्राइसेस, तब वहाँ से वो चलना शुरू हो जाता है और आपको प्रॉफिट होता है। तो कॉन्ट्रा फंड और वैल्यू फंड, ये दोनों चीज़ें मार्केट जो नॉर्मली सस्ते कंपनियों में, जिनकी वैल्यू सस्ती हो, कंपनी अच्छी हो, उनमें इन्वेस्ट किया जाता है। तो ये दोनों फंड अच्छे हैं जिनके पास पेशेंस हो मार्केट में रुकने के लिए। सेम नेक्स्ट आते हैं ELSS, इसको बोलते हैं ELSS, यानी इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम। ये क्या होता है, ये टैक्स सेविंग फंड बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, टैक्स सेविंग। जैसे मान के चलो अभी आप जो है टैक्स भरते हो, आपकी सैलरी 10-12 लाख रुपए है, आप टैक्स पेयर हो और आप टैक्स बचाना चाहते हो,
तो आप जो है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो, लेकिन किस तरह के फंड में, तो ELSS वाले फंड में। इसमें क्या होगा, अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो आप जो है 1.5 लाख तक जो है आप दिखा सकते हो, और उतने इनकम पे आपको टैक्स नहीं लगेगा, और प्लस आपका इन्वेस्टमेंट भी हो गया और आपको रिटर्न भी आ रहा है। बस इसमें एक चीज़ होता है कि 3 ईयर का लॉकिंग पीरियड होता है। अगर आप ELSS स्कीम में इन्वेस्ट करते हो तो 3 साल तक आप उसे निकाल नहीं सकते हो। 3 ईयर्स का क्या होता है, लॉकिंग पीरियड होता है। ये एक चीज़ बस ध्यान देना होता है। तो चलो हम कुछ ELSS फंड भी देख लेते हैं और कॉन्ट्रा फंड भी देख लेते हैं, यहाँ पे सॉरी वैल्यू फंड भी देख लेते हैं। ये देखो नीचे वैल्यू फंड है, तो जैसे बहुत सारे वैल्यू फंड है, क्वांट वैल्यू फंड है, HSBC वैल्यू फंड है, एक्सिस वैल्यू फंड है। तो आप जैसे मान लो किसी भी वैल्यू फंड पे आप क्लिक कर लो, ICICI प्रूडेंशियल वैल्यू फंड है, यहाँ पे हम चले गए, इसकी होल्डिंग चले जाएंगे। देखो HDFC बैंक में इन्वेस्टिंग है, ICICI बैंक में, इन्फोसिस में है, तो ये सब अभी क्या है कि सस्ते मिल रहे हैं, इसलिए यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया गया है। अब इसी तरह से जो है और भी यहाँ पे हम देख लेते हैं, सेक्टोरियल हो गया, फिर कॉन्ट्रा हो गया, फोकस्ड हो गया, राइट। उसके बाद यहाँ पे ELSS, तो यहाँ ELSS चले आते हैं। तब देखो ये सब ELSS फंड है, मोतीलाल ओसवाल ELSS टैक्स सेवर फंड, SBI LT एडवांटेज फंड, SBI ELSS टैक्स सेवर फंड। तो ये सारी चीज़ें ये आपके हो गए टैक्स सेवर फंड, कि आप इनमें जो है, अब देखो इसमें आपकी जो इन्वेस्टमेंट है, यहाँ भी कंपनियों में ही इन्वेस्टमेंट है, लेकिन आप बस इसे 3 साल तक आप इसे निकाल नहीं सकते हो, राइट। लेकिन देखो टैक्स बचाना है तो आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो, लेकिन किस तरह के फंड में, ELSS फंड में। तो ये है टोटल टाइप ऑफ इक्विटी फंड, और आई होप कि मैंने एक एक चीज़ों का अच्छे से एक्सप्लेन किया है और आपको समझ में भी आया होगा। तो ये जो है जानकारी, ये नॉलेज आपका जो म्यूचुअल फंड का इन्वेस्टिंग है वो थोड़ा आसान कर देगा, डिसीजन लेना थोड़ा आसान कर देगा। तो आई होप आपको डिटेल्स में और अच्छे समझ में आया है। अगर नहीं समझ में आया तो आप मुझे ज़रूर बताना कमेंट करके, मुझे इंतज़ार रहेगा। और अगर आप जितना ज़्यादा कमेंट करके बताएंगे मुझे चीज़ें अच्छा चल रहा है, समझ में आ रहा है, तो मैं आगे और भी आपके लिए मेहनत करके वीडियो बनाऊंगा। तो आई होप चीज़ें क्लियर होगा। तो वीडियो को जरूर लाइक करें और अपने दोस्तों में, अपनी फैमिली में शेयर करो, ताकि उन्हें भी इसकी जानकारी, नॉलेज हो जाए। थैंक यू सो मच, बाय बाय। अगर आप म्यूचुअल फंड का अकाउंट ओपन करना चाहते हो, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो आप मुझे व्हाट्सअप पर, मेरा व्हाट्सअप नंबर दिया है, व्हाट्सअप मुझे मैसेज करो, मैं आपके अकाउंट ओपन कर दूंगा, और जो है आपको जो इन्वेस्टिंग वगैरह है वो चीज़ें मैं आपको करा दूंगा, और आगे भी हमारी तरफ से आपको सपोर्ट रहेगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय। मिलते हैं इस तरह से नेक्स्ट वीडियो में।